नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स जहां पे हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते का किस तरह से लेखा जोखा रहा और कैसे आप अगले हफ्ते पर दांव लगा सकते हैं, कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, बाजार को लेकर आपकी राय रणनीति क्या होनी चाहिए। बातचीत करते हैं अपने जानकारों से और आज भी हमारे साथ दो जानकार मौजूद रहेंगे। शर्मिला जोशी रहेंगी और शरद भी रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका व्यू समझेंगे, साथ ही साथ कुछ पिक्स जहां पर हम दांव लगाएं। लेकिन इस हफ्ते के साथ ही ना केवल ये हफ्ता खत्म हुआ बल्कि ये फाइनेंशियल यानी वित्त वर्ष के अंदर भी एक खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा भारतीय बाजारों में। तो वित्त वर्ष के साथ ही निफ्टी ने करीब 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया। सेंसेक्स हालांकि 1% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में मिड कैप तो फिर भी 1% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप मेजर डैमेज यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। करीब 14% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को हुई। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाजार में जब वित्त वर्ष के अंदर इतनी ज्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है तो उन्हीं सेक्टर्स की बात की जाए जहां पे भारी बिकवाली आई है। तो तमाम वो सेक्टर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें आईटी 22% के आसपास का करेक्शन, रियल्टी 17% का करेक्शन, मेटल करीब 14% का करेक्शन, फार्मा और हेल्थ केयर 11 से लेकर 12% तक की डिक्लाइन यहां पर भी आते हुए हम देख रहे हैं। तो इस तरह की भारी बिकवाली के बीच में अब इन सेक्टर्स में क्या करना चाहिए? ये वो सेक्टर भी हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस है, जैसे सरकारी बैंक, एफएमसीजी, ऑटो और पीएसयू इंडेक्स। तो जहां तेजी आ चुकी है उनका जिक्र नहीं करते, लेकिन जहां पर अभी भी भारी बिकवाली हम देख चुके हैं उसको लेकर हमारे जानकार क्या मानते हैं, वहां पर कहां निवेश करना चाहिए, इन पर आज हम बातचीत करेंगे हमारी खास थीम में। आप दोनों का ही कोई नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का ही। तो पहले शरद सर, पहले मार्केट्स को लेकर आपका व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि बाजार में जो सिचुएशन है हाल फिलहाल में इस पूरे वीक में वो थोड़ी सी इनकरेजिंग थी, लेकिन वो क्योंकि मंथली एडजस्टमेंट था तो ये भी मान लगते हैं कि ठीक है चलिए मंथली एडजस्टमेंट की वजह से बाजार में एक पुल बैक पे था। सस्टेनेबल लग रहा है कि आपको ये मार्केट का मूव, या फिर इन जोन से क्या बाजार में एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए? मैं तो नीचे के लेवल से भी बोल रहा हूँ, एक्यूमुलेट ही करना चाहिए और आगे भी मुझे लगता है कि काफी बढ़िया तेजी भारत में बननी चाहिए। जिस तरीके के डेमोग्राफिक एडवांटेज पे हम बैठे हैं, और डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास हमेशा से था, बट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिस टाइप से डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है, तो वो एक यूनिक पोजिशनिंग है, हाई ग्रोथ रेट्स हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस सब कुछ काफी पॉजिटिव है। बैंक्स में यहाँ कोई ऐसा प्रेशर है नहीं, और अपनी टोटल जो बोरिंग वगैरह है वो भी उतनी बड़ी लीवरेज है नहीं। तो काफी बढ़िया स्कोप है अर्बनाइजेशन के साथ साथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ। मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 साल इंडिया को कोई ऐसी बड़ी ट्रबल आनी चाहिए। और पिछले 1-1.5 साल में जो फ्लैट मार्केट्स रहे हैं उसकी वजह से वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो गई। तो लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ भी थोड़ा रिवर्स होती है और इंटरेस्ट रेट रिवर्स होते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज बढ़ने चाहिए, जिसका सबसे बड़ा फायदा इंडिया को होना चाहिए। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग करनी चाहिए। नहीं तो शरद सर, ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है क्या? लार्ज कैप में जाए या मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा बेटर दिख रहे हैं, क्योंकि वहां करेक्शन बड़ी आई है? शरद सर देखिए, स्कोप की बात है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। आपको एक चीज समझनी होगी कि लॉन्ग टर्म में अल्फा आपको स्मॉल कैप मिड कैप्स में से ही जनरेट होता है, लार्ज कैप्स में अल्फा नहीं जनरेट होता, क्योंकि वो वेल पेनेट्रेटेड या वेल रिसर्च्ड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें एक हैवी वेट पोजिशनिंग रखते हैं। तो वहां पे आप कितना बड़ा अल्फा वहां से जनरेट कर सकते हैं वो एक दिक्कत वाली बात होती है। अल्फा आपको लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप मिड कैप से ही जनरेट होगा। तो अगर आप अल्फा जनरेशन के लिए जा रहे हैं तो आप वहां जाइए। अगर आप सेफ पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं और आपको ज्यादा वोलेटिलिटी से परटर्ब्ड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको लार्ज कैप्स में रहना चाहिए। प्योरली वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से मुझे लगता है अक्रॉस मार्केट अगर आप किसी भी स्पेस में देखें, चाहे लार्ज कैप्स में देखें चाहे मिड कैप स्मॉल कैप में देखें, हर जगह वैल्यूएशन में मुझे नहीं याद पिछले कोविड के बाद जो रैली आई उसके बाद कभी भी कि अक्रॉस द बोर्ड आपको हर सेक्टर में या हर जगह इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हो। तो मार्केट्स को लेकर राय आपने सुनी अभी शरद सर की। शर्मिला मैम, आपका व्यू क्या है? क्योंकि यहाँ पर बाजार तो एक दायरे में ही था, दायरा बहुत ज्यादा लोअर एंड पे चला गया, वापस पुल बैक आया 2-3 दिन में, तो कैसे देखें मार्केट्स को अभी हम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई एम रियली हैप्पी कि ये साल खत्म हो गया है और हम एक नई उम्मीद और नई शुरुआत कर सकते हैं ये अगले मंडे से। बिकॉज आई थिंक कि आप भी बहुत सालों से मार्केट में है एंड आई थिंक सो आल्सो शरद, सो इट्स बीन सच अ टायरिंग ईयर, यू नो, रियली। कि मुझे याद है एक समय था कि हम लोग किसी का रिपोर्ट आया था कि 20,000 निफ्टी देखेंगे, तब मैं सोच रही थी कि अरे 18,000 का नंबर चेंज होके 19,000 जाए तो भी खुशी होगी। तो उसका उल्टा हुआ, वी आर सीइंग 17,000 एंड देन 16,000। और वो जो एक ग्राइंडिंग जिस तरह से मार्केट गिरा है ये पिछले साल,
दैट्स बीन वेरी टायरिंग टू वॉच। अगर आपको रोज मार्केट देखना है और उस पर रिएक्ट करना है, इट्स रियली बीन वेरी टायरसम। सो आई होप कि नए साल में हमें नई चीजें मिले, और ऐसा लग रहा है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई होप कि यूएस की इकोनॉमी ये अगले साल सेटल होगी। वी विल हियर फ्रॉम आरबीआई नेक्स्ट वीक कि वो किस तरह से चीजों को समझ रहे हैं इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और जैसे अभी आपकी बात हो रही थी on the domestic front हम काफी ठीक लग रहे हैं। So let's hope for a better year in going forward, और कुछ अच्छे स्टॉक्स हम लेने की कोशिश करेंगे, एंड we will go for the best। तो अच्छे स्टॉक्स के लिए इसीलिए हमने वो सेक्टर चुने आज जो ऑलरेडी काफ़ी गिरावट दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा है। अगर डाउनसाइड खुलेगा भी तो उतना शायद ना खुला। तो शरद सर, आज हमने क्योंकि थीम ही यही रखी है कि ज़्यादा टूटे हुए सेक्टर, तो ज़्यादा टूटे हुए सेक्टर होते हैं रियल्टी, आईटी, फार्मा, मेटल। इनमें से पहली पिक आपकी तरफ से कोई? आईटी मुझे लगता है इन्फोसिस एक काफी बढ़िया बेट है। काफी बढ़िया करेक्शन हमने स्टॉक में देख ली है। फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशंस काफी म्यूटेड हैं 10-15% ग्रोथ के, और मुझे लगता है जैसे जैसे यूएस और यूरोप में चीजें सेटल होती हैं वैसे वैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड नंबर्स में भी काफी बढ़िया री रेटिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इन्फोसिस इन वैल्यूएशंस पे काफी बढ़िया है। अगर फॉरवर्ड पे 25 टाइम भी ट्रेड करता है तो 1750-1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के लिए एक डिसेंट बेट है। कंसल्टेंसी वाला जो एंगल है वो प्रेशर डाल रहे हैं सारे आईटी कंपनीज अब इंडिया में, तो उससे एक नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। 5G है, मेटावर्स है, बहुत सारे यूज केसेस डेवलप हो सकते हैं अगले 5 से 7 साल में डिसरप्शन के साथ। तो मुझे लगता है आईटी के लिए बहुत सारे नए एवेन्यूज भी निकल के आएंगे। तो इन्फोसिस मुझे लगता है काफी बढ़िया बेट है इन वैल्यूएशंस पे। आप देख रहे हो इसमें शरद सर? हाँ जी शरद सर, टारगेट्स क्या देख रहे हो आप इसमें? 1750-1800 के आसपास 25 टाइम अगर फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है तो 1750-1800 यानी कि बायबैक के दाम के आसपास के टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस को लॉन्ग देख सकते हो। और ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी में तो कोई इशू ही नहीं है। टूटा हुआ शेयर है ऊपरी तरफ से, तो आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो आईटी में कुछ, तो इन्फोसिस एक अच्छा बेट बन सकता है। इसके अलावा आपके लिए अब शर्मिला मैम, पहली कॉल आप कौन सी देख रहे हो? So let me also continue with the IT theme, और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मैक्रो हेडविंड्स काफी रही है। ऑनेस्टली अभी तक कंपनी के अर्निंग्स में इतना कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन जिस तरह से कमेंट्री आई है यूएस से, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स कुड इंक्रीज। आई एम गोइंग विद LTIMindtree। मेरे हिसाब से ये अपने मिड कैप आईटी जिसे हम कहते हैं उसमें ये एक अच्छा स्टॉक है। दो कंपनीज इसमें मर्ज हुई है, L&T Infotech एंड Mindtree, और अभी जो कंबाइंड एंटिटी है हम देख रहे हैं कि उनकी डील विंस जो है उनका फेवर बदल गया है, क्योंकि नाउ दे कैन बिड एंड देयर विनिंग डील्स जो पहले एज एन इंडिविजुअल एंटिटी वो नहीं जीत पा रहे थे। तो दैट्स बीन अ बिग प्लस पॉइंट फॉर देम। उनकी डील पाइपलाइन ऑलरेडी काफी स्ट्रांग थी, और उम्मीद है कि वो उसी को बरकरार रखेंगे। मार्जिन्स भी काफी स्ट्रांग है। मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग 17 to 18%, और आगे चलकर आई मीन they're conservative for the year going forward, लेकिन उसके आगे उनकी उम्मीद है कि वहां से भी बढ़ सकती है। वैल्यूएशंस probably in the mid cap space थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन given the quality of the stocks काफी मुझे रीजनेबल लग रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 5000। तो 5000 के टारगेट्स, और L&T Infotech Mindtree आईटी स्पेस का ही एक नाम, जो कि शर्मिला मैम को भी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एक अच्छे वैल्यू और इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा बहुत शायद नियर टर्म हेडविंड्स ज़रूर फेस करे, लेकिन इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद यहाँ पर वापस मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शरद सर, आपकी तरफ से दूसरी पिक? फार्मा स्पेस से डीवीज लैब काफी डिसेंट करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है। हमारा ये मानना है कि एपीआई स्पेस में जैसे जैसे चाइना रीओपनिंग होती है, जो रॉ मटेरियल का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था वो काफी हद तक रिलीज होना चाहिए, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलनी चाहिए। कंपनी पेप्टाइड्स और इसमें और प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, जहां पे हमें लगता है कि आगे चल के फ्यूचर ग्रोथ काफी बढ़िया आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे काकीनाडा वाला प्रोजेक्ट ये चालू करने की बात कर रहे हैं, उसका भी फायदा हमें देखने को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है फॉरवर्ड अर्निंग्स FY24 FY25 में अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रांग हो सकती है। मार्जिन्स इंप्रूवमेंट की काफी बड़ी गुंजाइश है FY24 में भी। तो अगर स्टॉक 30-35 टाइम भी ट्रेड करता है तो हमें लगता है
35 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड करता है, तो 3,500 के लक्ष्य के हिसाब से डीवी स्लैब एक काफी बढ़िया बेट है। तो डीवी स्लैब 3,500 के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हो। वैसे भी ये करेक्ट काफ़ी हुआ, एक समय पे 4-4,500 पे कामकाज करने वाला नंबर्स आया, नंबर्स के बाद टूट के अभी 2,800 के आसपास आ गया। लेकिन सिचुएशन प्रिवेल करती है, स्टेबलाइज हुआ है थोड़ा स्टॉक और वापस ये 3,500 के आसपास के जोन्स दिखा सकता है। तो शरद सर मान रहे कि अगर आप एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो कुछ फार्मा में तो एक नाम हो सकता है। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जो हम सब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सब अलग अलग रीजंस की वजह से अंडर परफॉर्म उन्होंने किया है। तो अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली आई थिंक जैसे ही कोविड का टेलविंड वहां से निकल गया और वंस दैट चाइना प्लस वन और व्हाटएवर वो सब चीजें भी दे फेल इन प्लेस, तो हम देख रहे हैं कि ये स्पेस में काफी दिक्कत बढ़ी है। उसमें एक स्टॉक है बायोकॉन जो काफी करेक्ट हो चुका है ये पिछले महीनों में। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आल्सो इज कि काफी इसमें एग्जिट्स हुए हैं, तो उस वजह से फ्लोटिंग स्टॉक में बढ़ गया है, तो द स्टॉक हैज सॉर्ट ऑफ उस प्रेशर से भी थोड़ा नीचे आया है क्योंकि लिक्विडिटी काफी बढ़ गई है। बट आई थिंक इफ यू लुक एट द नंबर्स, Q3 में उनके रेवेन्यूज काफी अच्छे थे, बायोलॉजिक्स वर्टिकल से काफी नंबर्स अच्छे थे। उसके साथ साथ आगे चलकर राइट्रिस का जैसे बायोसिमिलर्स में उनका कंसोलिडेशन होगा तो वहां से भी इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। वैल्यूएशंस काफी मैंने कहा कि ठीक लग रहे थे गिवन द फैक्ट दैट द स्टॉक इतना करेक्ट हुआ था। So I think the stock can pull back to about a 250 sort of a level from the current price. So I'm recommending Biocon. तो बायोकॉन 250 रुपए के टारगेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। हेविली करेक्टेड स्टॉक है, अगर आप हायर लेवल से देखोगे तो भी और अदरवाइज भी करीब 206 के आसपास से पहुंच गया है। शर्मिला में वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है आप, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा महंगा साइड पर रही है। Yes, I think given their numbers, आगे चलकर वहां पर भी हम रेवेन्यूज तो काफी ठीक थे। आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़े कंसर्न्स थे, बट आगे चलकर वो भी एवरेज आउट हो जाएगा। और एज आई सेड, आई थिंक कि बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स जो सब उनके बिजनेस लाइंस है वो अच्छा कर रहे हैं, तो आगे चलकर आई वुड एक्सपेक्ट अ प्राइस ऑफ 250। एक बड़ा केपेक्स भी लाइंड अप है, वो केपेक्स पूरा होते ही रेवेन्यू विजिबिलिटी बेटर, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर और उसके बाद शायद वैल्यूएशन वाला पार्ट भी राइट साइज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 2 नाम आईटी से और 2 नाम फार्मा से आपने यहाँ पर अभी देखे हैं। करीब इन्फोसिस, एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री और बायोकॉन और डीवीसी कुछ नाम हैं जहाँ पर आप नजर रखते हैं। इन्फोसिस 1750 रुपये के टारगेट्स के लिए, और बाकी अगर शेयरों में भी नजर डालेंगे तो उसमें डीवी स्लैब जिसमें आप करीब 3500 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड में जा सकते हो, और साथ ही साथ एल&टी, इन्फोटेक इन्फोटेक, माइंडट्री और बायोकॉन 250 रुपये के टारगेट्स के लिए, और एल&टी इन्फोटेक पे भी अगर नजर डालेंगे तो करीब 5,000 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी आप लॉन्ग जा सकते हो। लेकिन शर्मिला मैम, क्या मार्केट्स में ये मान के चलें कि ये सेक्टर में डाउनसाइड एटलीस्ट लिमिटेड अब, एटलीस्ट फार्मा में और आईटी में? Yes, maybe not IT because IT थोड़ा it's moving with the concerns happening with US, लेकिन मेरे हिसाब से फार्मा में थोड़ा अभी डाउनसाइड मुझे लिमिटेड लग रहा है बिकॉज स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं पिछले 1.5-2 सालों में। एंड अगर आज का ट्रेड आपने देखा होगा तो वो फिर से जो स्टॉक्स जिनको जो कोविड रिलेटेड है उनमें हम फिर से एक मूव देखने लगे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रा। लिंडे आई थिंक वुड बी अनदर स्टॉक जो ऑक्सीजन बनाता है, तो वी स्टार्टेड सीइंग मूव इन दीस स्टॉक्स अगेन, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक वो क्या कहना चाहिए, वो एक मोमेंटम मूव भी ऐसे लग रहा है फिर से फार्मा में शुरू हो रहा है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन स्टॉक्स के हिसाब से तो ठीक ही है। चलिए, तो बाजार में मोमेंटम बन रहा है और ट्रिगर पॉइंट के तौर पे अभी कोविड केसेस कामकाज कर रहे हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत जारी रखेंगे दोनों जानकारों से, और एक पिक्स अभी और उनकी पेंडिंग है उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स, और क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के साथ ही साथ निफ्टी, सेंसेक्स जहां पर फ्लैट कामकाज था, मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ, और स्मॉल कैप जो कि हैवी कार्नेज के बीच करीब 14% की बिकवाली के बीच बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो हमने उन थीम्स को आइडेंटिफाई किया है जिन थीम्स पे सबसे ज़्यादा सेल ऑफ इस पूरे वित्तीय वर्ष में देखने को मिला है, और उन थीम्स पे ले देखे जो कुछ सेलेक्टिव थीम्स आती हैं उसमें एक आईटी करीब 22% की डिक्लाइन, रियल्टी करीब 17% का डिक्लाइन, मेटल 14% का डिक्लाइन, और फार्मा और हेल्थ केयर करीब 11 से लेकर 12% का डिक्लाइन दिखाकर बंद हुए। तो अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए, या फिर इन सेक्टर में अगर आप कुछ चुनना चाह रहे हैं तो उन पर हम जानकारों से बातचीत कर रहे हैं। शरद हमारे साथ मौजूद हैं और शर्मिला से भी हम बातचीत कर रहे हैं। शरद सर, अगला कॉल जो आपकी तरफ से रहेगा वो कौन सा होगा?
जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में मुझे लगता है काफी डीप करेक्शन आ गई है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट साइकिल रिवर्स करने की हम बात कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव नंबर्स निकल के आ सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज सबसे बड़ा प्लेयर है उस स्पेस में, और काफी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी देख चुका है। एमएमआर फोकस है, ग्रेजुअली वो अपने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने फोकस को, थोड़ा बहुत साउथ में और दिल्ली में भी। तो मुझे लगता है उसका फायदा कंपनी को आने वाले समय में मिलना चाहिए। अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। पिछले 4-5 सालों में जो एरिया वो पर ईयर सेल करते थे उसमें भी काफी बड़ा इजाफा आया है। काफी बड़ा लैंड बैंक उनके पास ऑलरेडी है, ब्रांड परसेप्शन वगैरह काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में भी डिमांड काफी रोबस्ट रहनी चाहिए अक्रॉस इंडिया। तो उसका फायदा गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिलना चाहिए। नाव के हिसाब से 1300-1400 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज है काफी बड़ी। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये करेक्शन वाइज सबसे बड़ा जो बिकवाली किसी सेक्टर में अगर किसी स्टॉक में आया तो वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, करीब 40% के आसपास तक करेक्ट हो चुका है। लेकिन शरद सर, अभी भी वैल्यू वाला पार्ट थोड़ा सा महंगा साइड पे नहीं दिख रहा आपको? नहीं, नाव के हिसाब से 1300 रुपए और सबसे बड़ी बुक है इनके पास, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और मेनली होता क्या है कि जैसे जो लीडरशिप पोजीशन में स्टॉक्स रहते हैं इनके और बाकी में एक फर्क है। कुछ साउथ वालों में फर्क उतना नहीं है, बट बाकी जो बड़े पोजीशन वाले प्लेयर्स हैं जैसे डीएलएफ वगैरह है, वहां पे लैंड बैंक उनका काफी बड़ा है और होर्डिंग पे काफी पैसा जाता है। बट ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में मैनेज होता है, बिजनेस की तरह ही मैनेज हो रहा है न्यू एज रियल एस्टेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है गोदरेज को उस हिसाब से एक प्रीमियम मिलना चाहिए, और एसेट टर्नओवर भी आपको काफी बेटर मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए पोटेंशियल अपसाइड करीब करीब 30% के आसपास का आप यहाँ खुलते हुए देख सकते हैं। और रियल स्टेट स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं अगर आप रियल स्टेट स्पेस में बेट करना चाह रहे हैं तो ये नाम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शर्मिला मैम, आपने कौन सा स्टॉक चुना तीसरा? प्रेस्टीज एस्टेट्स। अभी आपका जिक्र हो रहा था कि साउथ में थोड़े बड़े नाम हैं, उनमें आई थिंक प्रेस्टीज एस्टेट्स वुड बी वन नेम। ये बेसिकली एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में वो अपना प्रेजेंस अलग अलग ज्योग्राफीज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई और हैदराबाद में उनके काफी प्रोजेक्ट्स है अभी, और एटलीस्ट इन द मुंबई रीजन हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से उनके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ एनसीआर और पुणे, ये 2 और एरियाज है जो वो टारगेट कर रहे हैं। अगर आप उनके 9 महीनों के प्री सेल्स देखेंगे तो वो काफी तगड़े आए हैं, आई थिंक द हाईएस्ट एवर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने ये भी शेयर किया है कि अगले 2 सालों में दे एक्सपेक्ट टू डबल देयर सेल्स, रेजिडेंशियल सेल्स फ्रॉम वेयर दे आर टुडे, और उस हिसाब से उनके काफी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए उन्होंने अक्रॉस ज्योग्राफीज व्हिच आई मेंशन। उसके साथ साथ आई थिंक उनका एक कमर्शियल पोर्टफोलियो भी है और वो आगे चलकर स्टेबलाइज होगा, और यहाँ से रेंटल इनकम भी काफी उनको ठीक ठाक आगे चलकर मिलेगा। तो अगर आप ये सब पार्ट्स जोड़े तो मेरे हिसाब से प्रेस्टीज एस्टेट्स को ये लेवल पे लिया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 5। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट एक और ऐसा नाम है जो आप रियल स्टेट स्पेस में पिक कर सकते हो। शर्मिला, लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अब टॉप की साइड जा रही है, 25 बेसिस पॉइंट मैक्स जो बढ़ सकता हो। यस, ऐसा लग रहा है। इन आवर कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि अभी और 25 बिप्स की उम्मीद है। और अगर आप ऑनेस्टली रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो डेटा इज सो मिक्स, क्योंकि ऐसे लगता है कि हायर इंटरेस्ट रेट से दैट यू वुड सी अ स्लो डाउन, और लेकिन फिर ये सुनने में आता है कि किसी के जो डीएलएफ वगैरह के जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है दे गेट सोल्ड आउट विद इन आवर्स, और लाइन लगती है इनफैक्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करने के लिए। So the data is actually very confusing, you know, coming from the sector. लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होंगे, और जो मेट्रोस के को छोड़कर जो बाकी जो छोटे शहर है उनमें भी हम बाइंग देखेंगे फॉर डिमांड देखेंगे पिकअप फॉर न्यू होम्स, एंड आई थिंक दैट्स वेयर अ कंपनी लाइक प्रेस्टीज विल प्ले अ पार्ट। ओके, तो शरद सर, आप भी यही व्यू रखते हो कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अब टॉप साइड पर है, बहुत ज्यादा अब शायद अपसाइड ना हो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर? जी जी बिल्कुल, और मुझे लगता है ये एकदम पीक पे जाके उस पे जजमेंट लेना काफी मुश्किल होगा। इवन इन्फ्लेशन पे भी हमारा यही व्यू है कि मोर और लेस टॉप आउट हो गया है ग्लोबली भी और इंडिया में भी, और ग्रेजुअली आपको कमी देखने को मिलेगी जैसे जैसे हायर बेस इफेक्ट भी किक इन होता है। तो मुझे लगता है अगले 3-6 महीने काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, जैसे जैसे ये कंफर्म होता है कि इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें ग्लोबली और डोमेस्टिक लेवल पे पीक आउट हो रही है। तो उसकी वजह से आपको ये भी देखने मिलना चाहिए कि फ्लो का रिवर्सल भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए डोमेस्टिक का, इमर्जिंग मार्केट्स में खासकर। जी,
तो इमर्जिंग मार्केट्स में आप इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को अब शायद पीक होता हुआ देख रहे हैं और इन्फ्लेशन ऑब्वियसली 2 क्वार्टर से जो पिछले कमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से वो भी ये बात मेंशन कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन या इनपुट कॉस्ट की हायर साइड उन्होंने देखी थी वो अब कुछ हद तक कम होते हुए दिख रही है। एक एक करके तमाम जो स्टॉक्स जिन पर हमने चर्चा की है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें IT, फार्मा और रियल स्टेट 3 थीम से हमने स्टॉक्स को पिक करते हुए देखा। आज शरद जी की कॉल में इन्फोसिस 1750 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, जल्दी इसके नंबर भी हैं। इसके अलावा शरद सर मान रहे हैं कि फार्मा में अगर आप पिक करना चाह रहे हैं तो डिवीस दूसरा नाम है, 3500 रुपये के टारगेट्स के लिए आप देखेंगे। और गोदरेज प्रॉपर्टी रियल स्टेट स्पेस की जानी मानी कंपनी 1300 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं फार्मा में तो शर्मिला मानती है कि बायोकॉन पोटेंशियल डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड भी 250 रुपये के लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है, इसलिए आप देख सकते हैं इसको। प्रेस्टीज एस्टेट रियल स्टेट स्पेस से 500 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर दाम लगा सकते हैं। और अगर आप IT स्पेस से कोई नाम चुनना चाह रहे हैं तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री ये एक कंपनी रहेगी जिसके 5000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी बातचीत करने के लिए, तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। और शर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं अगला फाइनेंशियल ईयर इस वाले से मच बेटर होगा और अच्छे नंबर हम शायद आते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब वीकली टॉप पिक्स को ही समेटते हैं। अब नए वित्तीय वर्ष में ही आपसे मुलाकात होगी।